अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। और आज भी प्रोग्राम में मौशी हालात पाकिस्तान के जो हैं उस पर बात करने वाले हैं हम लोग। अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों में स्टॉक मार्केट का रुझान काफ़ी अच्छा है। फिच ने भी अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की स्टॉक करेंसी जितनी भी है KSE 100 इंडेक्स की तारीफ़ की थी और ये कहा गया था कि पाकिस्तान की स्टॉक इंडस्ट्री इस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो किसी भी एशिया के दूसरे मार्केट से बेहतर करार दी गई थी। इसके अलावा आज स्टॉक मार्केट 45,000 की हद पर ट्रेड कर रही है। और अगर बात करें हम लोग करेंसी मार्केट की तो करेंसी मार्केट में डॉलर की उड़ान थम चुकी है। रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और डॉलर की कदर में मुसलसल तनज़्ज़ुल का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि डॉलर की कदर आइंदा आने वाले वक्तों में 250 रुपये पर हो जाए और अनकरीब ऐसा देखने में आएगा कि डॉलर 250 रुपये पर चला जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, मुल्क के मौशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई देते हैं। IMF डील तो हो चुकी है, ब्रोकर्स का एतमाद बहाल हो चुका है स्टॉक मार्केट पे, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी कारोबारी शख्सियत हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपने प्लांट्स खोले थे, वो प्लांट्स बंद करने पे ज़ोर दे रही हैं और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि पाकिस्तान का माशी पहिया इस वक्त बिल्कुल मुंजमद है। ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें स्पेसिफिकली तो मुल्क में गाड़ियों के फ़रोख्त में 55% कमी आई है और ये सुनने में आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने ख़तरे की घंटी बजाई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि पाकिस्तान में ख़रीदारी का तनासुब इतना ज़्यादा गिर चुका है कि गाड़ियाँ कहीं पर भी ख़रीदारी के लिए बहुत ज़्यादा कम सप्लाई की जाती हैं। लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया फाइनली कि पाकिस्तान अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेगा ताकि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियाँ हैं उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से अगर बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में 15 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी का मंसूबा हुकूमत ने जितनी भी अपनी कोशिशें की थी, हुकूमत ने जितना भी जो है वो बैनुल-अक़वामी एक लेवल पे मुलाकातें की थी दूसरे ममालिक से, उनकी काविशें रंग ले आई हैं और फाइनली ये रिफाइनरी सेक्टर में 15 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी का फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान में पैसा आएगा, पाकिस्तान के माशी हालात को इससे सपोर्ट मिलेगा और हो सकता है इन तमाम तर सूरत हाल से आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अवाम को भी रिलीफ मिले, महंगाई में कुछ कमी आए। महंगाई के हवाले से अगर बात करें तो महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, ऑल टाइम हाई है महंगाई। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त का खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। डेली बेसिस पे प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि आटा, चीनी, दालें, चावल, जितना भी अशिया ज़रूरिया है वो नायाब हो चुका है और अगर मिल भी रहा है तो इतने हाई रेट्स में मिल रहा है कि गरीब आवाम दुहाइयाँ देने पर मजबूर है। नाज़रीन, ये तमाम तर ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी हमज़ा किलानी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। हमसे सबसे पहले आपसे स्टॉक मार्केट के हवाले से जानना चाहूँगी। अच्छी खबर है, स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन है और आज भी जो है वो 100 इंडेक्स 45,000 की हद अबूर कर गया। कैसे देखते हैं आप? देखें, आज भी हमने देखा है कि कराची स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान जारी है और उसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह यही है कि IMF से जो हमारे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, आज अहम इजलास है IMF का और हमें उम्मीद है कि IMF हमें कर्ज़ा दे देगा और जब ये कर्ज़े की हमें पहली किस्त मिलेगी तो उससे हमारे रिज़र्व ज़्यादा होंगे और जब रिज़र्व्स हमारे ऑब्वियसली बढ़ेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट हमारी मौशी पहिए पर आएगा और मुस्बत असर मरतब होंगे। इन्हीं तमाम अवामिल को देखते हुए कराची स्टॉक मार्केट में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। मार्केट का आगाज़ हुआ ग्रीन जोन के साथ हुआ। KSE 100 इंडेक्स 45,500 पॉइंट्स के नफसाती हद पे आज बंद हुआ। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 400 पॉइंट्स का इजाफा देखा था हमने KSE 100 इंडेक्स में। एक वक्त आया ट्रेडिंग के दौरान कि KSE 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स भी प्लस हुआ। तो ओवरऑल इस वक्त 44 मिलियन का हमने वॉल्यूम देखा शेयर्स का। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट के अंदर 360 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स में हमने इजाफा देखा। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकार इस वजह से काफ़ी मुतमईन हो गए हैं कि दोस्त ममालिक से जो कल रकम मिली है 2 अरब डॉलर की सऊदी अरब से, वो एक हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद पे IMF हमें 1.1 बिलियन डॉलर की पहली किस्त जारी कर देगा इस स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत। आज उसका अहम इजलास होने जा रहा है, तो वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। उसके बाद पे UAE से, इस्लामिक बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से जो हमें रकूम हासिल होंगी उससे हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे। स्टेट बैंक के रिजर्व्स जब ये तमाम रकूम आ जाएंगी
तो स्टेट बैंक की जो रिजर्व्स हैं वो 7 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। तो जब 7 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर जाएंगे, 8 बिलियन डॉलर के करीब हमारे पास रिजर्व्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर रोल ओवर होंगे कर्जे, तो हमारे रिजर्व्स की पोजीशन बेहतर होगी, जिससे जाहिर सी बात है रुपये और डॉलर का जो एक गैप है इंटरबैंक और रुपये मार्केट में वो कम होगा। रुपये की जो वैल्यू है जो डेप्रिशिएट हो रही है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। फिर इंटरबैंक और रुपये मार्केट में डॉलर का जो गैप है वो कम होगा। IMF ने कहा कि 3% पे आपको उसका गैप लेके जाना चाहिए, तो उम्मीद भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस गैप को कम कर दिया जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है जब IMF हमें पैसे देगा तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा एतमाद बहाल होगा, हमें दोस्त ममालिक की तरफ से रकम मिलना शुरू हो गई हैं। और इसी हवाले से मुझे ये उम्मीद भी है और बिज़नेस कम्युनिटी को भी ये उम्मीद है कि स्टैंड बाई एग्रीमेंट की पहली किस्त के बाद जो दूसरी किस्त है वो आइंदा वाले 1 से 1.5 माह के बाद जारी होगी। इससे और हमारे रिजर्व्स बेहतर होंगे और इसी वजह से सरमायाकार जो हैं वो कराची स्टॉक मार्केट में आज काफ़ी हमें सरगर्म दिखाई दिए। शेयर से खरीदो फरोख्त का सिलसिला हुआ। बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त देखे गए। बैंकिंग सेक्टर में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में हुआ है। रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब और UAE रिफाइनरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे और बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस महीने के आखिर में हुकूमत जो है वो ऐलान करेगी कि सऊदी अरब अपनी रिफाइनरी लगाने के हवाले से यहाँ पे 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है, फिर 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी UAE करने जा रहा है। तो ये 15 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी रिफाइनरी सेक्टर में होगी, इससे ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो शेयर्स हैं उन पर हमने देखा कि काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। और बायबैक्स जो हो रहे थे वो रुक गए कंपनीज़ की जानिब से। IPOs जो पहले ही रुके हुए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे बेहतरी आएगी IPOs मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे, जिससे एक ऑल शेयर इंडेक्स, KSE 30 इंडेक्स और 100 इंडेक्स पर जो है वो एक ग्रीन इम्पैक्ट आएगा और ब्लू चिप कंपनीज़ के शेयर्स जो हैं वो नुमाया खरीदो फरोख्त उनमें देखी जाएगी। और आज भी हमने देखा कि IT सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर और ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर स्टॉक ब्रोकर्स की जानिब से नुमाया खरीदो फरोख्त हुई है। क्लाइंटेल आज बढ़ी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आज इंक्रीज़ हुई है, तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट के लिए एक और आज अच्छा दिन था। ठीक है, कराची स्टॉक मार्केट के लिए आज ब्रोकर्स के लिए एक और अच्छा दिन था। अगर हमजा बात करें करेंसी मार्केट के हवाले से, तो डॉलर की कदर में मुसलसल इस वक्त तनज़्ज़ुली का सिलसिला जारी है और रुपये की कदर बढ़ रही है। अब कल से लेकर अब तक कितनी कमी वाक़ई हुई है डॉलर की कदर में? देखें, कल 278 रुपये 57 पैसे पे इंडिया बैंक में डॉलर बंद हुआ था और आज 276 रुपये 75 पैसे के सतह पे बंद हुआ है, तो तकरीबन 1 रुपये 82 पैसे की कमी हुई है। और रुपये मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि 2 रुपये की कमी हुई है, 282 रुपये से कम होगा डॉलर। रुपये मार्केट में 280 रुपये का आ गया है। देखें, जाहिर सी बात है जब सऊदी अरब से हमें 2 अरब डॉलर मिल गए तो हमारे रिजर्व्स बढ़ गए। जब रिजर्व्स बढ़ेंगे यानी हमारे मुल्क में इन्फ्लोज आएंगे तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट करेंसी मार्केट पर आएगा और इसी वजह से रुपया जो है वो अप्रिशिएट हुआ है और डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है। और देखें, दबाव तो है अभी भी रुपए की कदर पर, क्योंकि सर्कुलर जो निकाला है स्टेट बैंक ने कि हम इंपोर्ट पर से तमाम पाबंदियों को हटा रहे हैं और इंपोर्ट फ्री कर रहे हैं। तमाम इंपोर्टर्स जो हैं वो अपने LCs के डॉक्यूमेंट्स लेके कमर्शियल बैंक्स के पास पहुंच गए हैं कि हमारी जो इंपोर्ट रुकी हुई थी कई महीनों से, अभी भी 6000 से ज़्यादा कंटेनर्स पोर्ट पर मौजूद है जिनकी LCs को क्लियर करना है। और 365 डेज़ की पेमेंट पर जो मजीद इंपोर्ट के कंसाइनमेंट्स पहुँच रहे हैं उनका दबाव भी है रुपये पर। जैसे जैसे इन्फ्लोज आते रहेंगे वैसे वैसे रुपये की कदर में बेहतरी आएगी, डॉलर नीचे होगा। वैसे भी प्रेडिक्ट तो की जा चुकी है फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि डॉलर 250 रुपये पर जाएगा और इससे ब्लैक मार्केट मुकम्मल तौर पर सबूताज होगी। तो ये जो 3 मार्केट्स बनी हुई हैं उसके बाद फिर जाहिर सी बात है इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो गैप कम होगा उससे फिर ब्लैक मार्केट यानी ग्रे मार्केट जो है वो डेप्रिशिएट होगी, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो करेंसी मार्केट में आने वाले दिनों में यानी 3 से 4 महीनों तक रुपये की कदर मेंटेन रहेगी। और जाहिर सी बात है इंपोर्ट बिल की अदाइयाँ हैं जो रुपये पर दबाव को बरकरार रखेंगी। अब मसला ये आता है कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि हम अपने कर्जे रोल ओवर करें, किस तरीके से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं इंटरनेशनल वो हमें कर्जे दें और उसके बाद हम पॉलिसीज़ को किस तरीके से बेहतर करें एक्सपोर्ट की और रेमिटेंसेस की, ताकि हमारे मुल्क में इन्फ्लोज आएँ और हमें डॉलर का जो ये बहरान है इससे हम निकलें, क्योंकि सारा मसला हमारे मुल्क में डॉलर का है। क्योंकि जाहिर सी बात है हमने जो डॉलर में जो पेमेंट्स है वो हमने बहुत बड़े पैमाने पर करनी है। जाहिर सी बात है 16-17 अरब डॉलर के हमने कर्जे देने हैं, रोल ओवर हो जाने के बाद हमने 1 साल में ये अदायगी करनी है। उसके बाद फिर हमने जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको डिविडेंड की मद में 1 साल में 1 अरब डॉलर देने हैं। फिर अगले साल हमारे पास बॉन्ड की पेमेंट है 1 अरब डॉलर की, यूरो बॉन्ड की पेमेंट पाकिस्तान ने करनी है 1 अरब डॉलर। उसके बाद फिर जो इम्पोर्ट आ रही हैं 365 डेज़ के
टाइम पर जो इम्पोर्टर्स ने की हुई हैं स्टेट बैंक के कहने पर, उसका तकरीबन हम पर दबाव होगा। तो ये $188 मिलियन से ज़्यादा तो हमने इंटरनेशनल एयरलाइंस के पैसे देने, तो ये सारी रकूम है जो पाकिस्तान को देनी है। और फिर गर्दिशी कर्जे अलग हैं, और गर्दिशी कर्ज़ों पर यानी मजमूई तौर पर पाकिस्तान को 7,500 अरब रुपए का सूद देना है, और इस बार पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 6,500 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुका है। अगर मैं डॉलर की उसमें बात करूँ टर्म में, तो अप्रॉक्सीमेटली $130 बिलियन पाकिस्तान का मजमूई कर्जा है। एक साल में हमने 8,000 अरब रुपए गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफा किया है। जाहिर सी बात है, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और हाई इंटरेस्ट रेट पर जब आप मुकामी मालियाती इदारों से लोन लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका दबाव, उसका प्रेशर हुकूमत पर भी आता है, और इसी वजह से गर्दिशी कर्जे हमारे बढ़ गए। गर्दिशी कर्ज़ों में हमारा रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान की तारीख में गर्दिशी कर्जे इतनी रिकॉर्ड सतह पर गए हैं। तो ये सारे अवामिल हैं कि पाकिस्तान को जो है वो अपनी एक मौसर पॉलिसी बनानी होगी। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान कुछ ऐसी इक़दाम उठा रहा है, ये हुकूमत एक ऐसे इनिशिएटिव ले रही है जो इससे पहले कभी नहीं ले गए। इक़्तिसादी प्लान मुतारिफ कराया गया, ज़राअत के हवाले से एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई। उसके अलावा फिर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। फिर हमने रूस से तेल इंपोर्ट किया है, रूस से हम कार्गो इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर बाटा ट्रेड है, रीजनल ट्रेड के ऊपर बातचीत चल रही है। उसके अलावा फिर IT सेक्टर और IT एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बातें की जा रही है। यानी कि मईशत को बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए हर मुमकिन इस वक्त कोशिश देखें हुकूमत कर रही है। और बहरहाल ये कोशिशें इससे पहले हमने कभी नहीं देखी, हो जानी चाहिए थी ये कोशिशें। कई हुकूमतें आई, देखिए हमारे पास वसाइल तो वैसे ही मौजूद है ना, और मसाइल भी वैसे ही है। तो हमें सिर्फ प्लानिंग करनी थी, प्लानिंग में हमें काफ़ी ताख़ीर का सामना रहा, और इसी वजह से पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी चैलेंजेस हुए हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि चैलेंजेस हमारे पास बहुत हैं। डॉलर के इन्फ्लोज का मसला तो अभी भी है और आइंदा भी रहेगा। उसके लिए जो हम प्लानिंग्स कर रहे हैं उस पर हमने साबित कदमी दिखानी होगी, ताकि हम इस मुआशी भंवर से निकल सकें। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की नीड है पाकिस्तान को। नाज़रीन, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के मौशी हालात के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अरशद इस्लाम साहब, पैट्रन इन चीफ हैं पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स डीलर्स के, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मसूद नकी साहब, मारूफ सनतकार हैं, साबिक सदर काटी भी हैं। मैं दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले मैं अरशद इस्लाम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। सर, मुल्क भर में गाड़ियों की फ़रोख्त में 55% कमी हुई है। इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान अब गाड़ियां एक्सपोर्ट करेगा। क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से, गाड़ियों के एक्सपोर्ट से मईशत में बेहतरी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जाहिर है कि रेवेन्यू आपके मुल्क के अंदर आएगा और आपको इससे फायदा होगा। जी अच्छा, ये बताइएगा कि 55% कमी आई है हमारे मुल्क के अंदर गाड़ियों की फरोख्त में सालाना तौर पर, और महाना बुनियाद पर 10% का तो खैर हमारे इजाफा हुआ है, लेकिन ये जो 55% कमी आई है ये LCs के मसाइल की वजह से आई है, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से आई है, जो तवानाई का बहरान हमारे मुल्क में उसकी वजह से आई है। तो अब तो LCs के मसाइल हल हो रहे हैं, स्टेट बैंक ने सर्कुलर निकाल दिया। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ऑटो इंडस्ट्री दोबारा पाँव पर खड़ी हो जाएगी हमारे मुल्क में? पहली बात तो ये है कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं कंपेयर टू जब आप दुनिया में हर चीज़ को कंपेयर करते हैं कि फलां मुल्क में चाहे वो बिजली के हवाले से करते हैं या जो तो जब गाड़ियों की भी आप कीमतों दूसरे मुल्कों के साथ करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जाहिर है कि हमारी करेंसी बहुत वीक हुई है और वो भी एक वजह है, और जो सेल ट्रेंड डाउनवर्ड हुआ है वो सिर्फ उसकी वजह कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है गाड़ियों की। अच्छा, अरशद साहब ये बताएं, अभी अंदाजे के मुताबिक कितने ऑटो पार्ट्स के कंटेनर हैं जो पोर्ट पर मौजूद हैं जिनकी LCs क्लियर नहीं हुई, और फिर जाहिर सी बात है उनकी वैल्यूशन, और जब उनकी वैल्यूशन होती है तो उसमें फिर सामान की चोरी का भी एक बड़ा मसला है ऑटो मोबिलर। बात यह है कि जब 84-85 चैप्टर के ऊपर एक पाबंदी लगाई गई थी जो कि सो कॉल्ड ये कहना चाहिए कि बैन कर दिया था, कहने को तो ये था कि जी की परमिशन लें, बहरहाल परमिशन तो नहीं मिल रही थी। और इस वक्त भी जो स्टेट बैंक कह रहा है कि LCs के ऊपर मुझे नहीं मालूम कि कोई खास लोगों का काम हो रहा हो तो LC पे हो रहा हो, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है। अच्छा, और जो है वो कंटेनर जी अगर मसाइल जूं के तू ही रहते हैं, और जाहिर सी बात है प्रेशर तो है ना, इतने सारे कंटेनर्स खड़े हुए हैं,
तो अगर आप समझते हैं कि ये कंटेनर्स रिलीज़ नहीं होते या एलसीज नहीं खुलती और इंपोर्ट हमारे मुल्क में अगर ऑटो पार्ट्स की इंपोर्ट नहीं होती, तो आप समझते हैं कि जो 55% की डेप्रिसिएशन हुई है कार की सेलिंग्स में, वो मज़ीद जाएगी, और अगर इससे जाती है तो इसके आप समझते हैं कि जो प्लांट है वो जो अभी टेम्परेरी शटडाउन हो रहे हैं ये परमानेंट शटडाउन की तरफ जाएंगे? जाहिर है कि प्रोडक्शन के लिए अगर आप कोई भी चीज़ अगर इंडस्ट्री लगाते हैं और उसका रॉ मटेरियल भी अगर आपको नहीं मिल रहा, तो जाहिर है कि फैक्ट्री शटडाउन होंगी। और जो है वो जैसे भी अगर आप ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें, तो बैकबोन है कंट्री की रोड ट्रांसपोर्ट, और आपकी जब तक मूवमेंट नहीं होगी और अगर इन चीज़ों को जब आप रोकेंगे, तो जाहिर है कि इंडस्ट्री तो जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड तो चीज़ें नहीं मंगाएगा, लेकिन जो पार्ट्स के हवाले से या रिप्लेसमेंट पार्ट्स के हवाले से लोग हैं, जाहिर है कि वन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे और इंपोर्ट नहीं होगी। अच्छा, रेवेन्यू लॉस होगा गवर्नमेंट को। और इस वक्त मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। ठीक है। मैं मसूद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले एक साल में सनती शोबा कितना ज़्यादा मुतासिर हुआ महंगाई की वजह से, और करंट क्या सूरत हाल है महंगाई की, और अगर महंगाई इस तरह बरकरार रहती है तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा सनती शोबे से मुतालिक? देखिए, सनती शोबा जो है उसको दो हिस्सों में आप तकसीम कर दें अगर जी, तो एक एक्सपोर्ट की सनत है जो एक्सपोर्ट करती है, और दूसरी डोमेस्टिक मार्केट की सनत है। और डोमेस्टिक मार्केट की सनत में जैसे आप बात कर रही थी ऑटोमोबाइल के हवाले से, तो वो सनत भी डोमेस्टिक मार्केट में आ जाती है। जी, आप एक्सपोर्ट के लिए प्लान जरूर कर लें कि जी एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरे दोस्त जो दूसरे ऑटोमोबाइल की बात कर रहे थे उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की भी बात कर दी। तो बेसिकली हमारे यहाँ वायबिलिटी का मसला है। डोमेस्टिक मार्केट में आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे डाटा उठा करके देख लें, पिछले 30-40 सालों से हर साल जो है ये इंक्रीज होता था, और ये पहली दफा होना शुरू हुआ है कि इसमें डिक्रीज शुरू हो गया। और इसकी रिफ्लेक्शन आपको टैक्स कलेक्शन से भी आती है। एलएसएम के जो फिगर्स पाकिस्तान आपको दे रहा होता है वो भी आपको आती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट दे रही होती है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो बड़ी एविडेंट हैं कि सनती तरक्की रुक भी गई है और डिक्लाइन पे भी चली गई है, जिसकी वजह हमें ये नजर आई कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हुआ और हमारे पास रॉ मटेरियल के प्रॉब्लम शुरू हुए। तो डोमेस्टिक मार्केट में ये सीरियस इश्यूज हो गए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ गई। दो चीजों की वजह से ये कमी हो गई। दूसरा जो साइड है एक्सपोर्ट वाला, उसमें इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आप टेक्सटाइल से रिलेटेड बनाते हैं, राइस एक्सपोर्ट $1 बिलियन की कर लेते हैं, आईटी का प्रोडक्ट आपके पास एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया, जिसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आती। सिर्फ आईटी एक वाहिद एरिया है जिसमें प्रोग्रेसिव है, बाकी हर जगह पे टेक्सटाइल जो आपकी पाकिस्तान की बैकबोन है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन पे 18-20% डिक्लाइनिंग पे चली जाए। तो आपके यहाँ 31 बिलियन पहुंचने के बाद अब जब वापस आप 26-27 बिलियन पे आओगे तो आपका तो 10% का इंक्रीज था, हमेशा ग्रोथ थी, ये डिक्लाइनिंग शुरू हो गई। तो ये तो आपकी इस वक्त की सूरत हाल मैंने आपको बता दी जो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से भी है। अब आपका सवाल ये है कि जी आगे कैसे होगा। देखिए, सनती तरक्की के लिए ना सारी चीजों को पॉलिसी बना करके वो पॉलिसी शेयर करनी होती है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। पॉलिसी तो हम नहीं बना पा रहे मसूद साहब। पॉलिसी अगर हम बनाते हैं तो उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें इक़दाम उठाने होंगे, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। हमारे पास जो इन्फ्लोज आएंगे वो फिर हमारे कर्जों की रकम में चले जाएंगे, सूद की अदायगी हमारे पास खड़ी हुई है, टैक्स चोरी होता है, हमारे मुल्क में ओवर इम्पोर्ट हो रही है, इतने ज़्यादा हम पर प्रेशर्स हैं। जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तो रियासत के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं, और फिर इससे जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट भी सफ़र करती है, एक्सपोर्ट टारगेट मिस होता है, रेमिटेंस का टारगेट भी मिस होता है। तो पॉलिसीज़ तो हम मुतारिफ करा देते हैं, उसके ऊपर अमल कैसे होगा? अमल नहीं कर पाते। ये जो बात आप कर रहे हैं ना, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो एक और इशू खुल जाएगा। मैं फिलहाल जो है वो सिर्फ सनत के और एक्सपोर्ट की ग्रोथ के हवाले से आपको बात कर लेता हूँ, जो रिलेट इन्हीं चीजों से करती है जो आप कह रहे हैं। बट मैं सिंपल अल्फाज में आपको ये कहता हूँ कि अगर मेरे घर में मेरी आमदनी और मेरे एक्सपेंस का तवाज़न नहीं है तो वो मैं पॉलिसी बनाऊंगा ना, कोई प्लान करूंगा कि जी मुझे सब्जी पकानी है या गोश्त पकाना है या मुझे मुर्गी पकानी है या अंडा उबालना है, या अपने खर्चे कम करने हैं, या फिर अपने खर्चे कम करने, शाना खर्चे मैं उसी तरीके से, तो इसी तरीके से ये पॉलिसी बनेगी और उसके ऊपर अमल दरामद होगा।
सब चीजें जा करके ना सीधी होंगी। अगर आप पॉलिसी बना ले, प्लान बना ले और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करें तो सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर काम हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की ज़रूरत है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑटो एक्सपर्ट मशहूद अली खान। बहुत शुक्रिया आपका मशहूद साहब कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑटो इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पे पहुँच चुकी है, एक्सपोर्ट का फैसला कर लिया गया है, क्या ये फैसला पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइन साबित होगा? जी देखें, ये एक तो एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी और ये जो पॉलिसी बनाई गई थी ये तो हमारी ऑलरेडी अनाउंस हुई भी है। उस पर ज़ाहिर फोकस था पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स अपनी कैपेसिटी में आफ्टर मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तकरीबन पाकिस्तान से 57 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रही है जी। जो अभी एक्सपोर्ट ओईएम्स की तरफ से हो तो पहला इनिशिएटिव था कि ओईएम पाकिस्तान से कोई व्हीकल एक्सपोर्ट करें। सेकेंड है कि वो अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्ट्स मैन्युफैक्चर को लाएं। तो आज आपने देखा है कि एक ओईएम ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन में एक एग्रीमेंट किया है जिससे उम्मीद करते हैं कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक विंडो ओपन होगी और वो आने वाले कल में इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी यही कहना था कि पाकिस्तान के सनदी शोबे को दोबारा चलाने के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की नीड है। हुकूमत को चाहिए कि अपने शाहाना खर्चे बंद करे, शाहाना खर्चों को कम किया जा सके ताकि मईशत में बेहतरी आ सके। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं खाका नजीब साहब, माशी तज्जियाकार हैं। उनसे मैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से जानूंगी। सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान की माशी हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देते हैं। IMF डील तो हो चुकी है, आज अहम इजलास भी है IMF के हवाले से, लेकिन अगर ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो एक्सपोर्ट का फैसला कर लिया गया है। दीगर माशी प्लान भी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए हैं माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। आप ओवरऑल पाकिस्तान के इस वक्त माशी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? जो FY23 है, यानी कि जो मालियाती साल गुजरा है जो जून में ख़त्म हुआ, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही एक टफ साल था, जिसमें जो जैसे आपने कहा कि जैसे किसी भी सेक्टर को देखें तो ओवरऑल जो इकॉनमी का हुजम था वो सुकड़ रहा था। इससे मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो रही थी, आपकी जो क्रॉप्स हैं वो भी हिट हुई। आपको पता है एक बहुत बड़े फ्लड्स से आ रहे थे। इसके साथ साथ दुनिया जो है उसमें भी एक कसाद बाजारी का माहौल था और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा थी। दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे थे। ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट पिक्चर थी और पाकिस्तान के पास डॉलर्स थे नहीं, इसलिए कि पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो ब्लीड कर रहे थे। इसमें हमें IMF के प्रोग्राम की कुछ तक़वियत मिली अगस्त में, बट उसके बाद प्रोग्राम जो है वो डिले होता रहा, तो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो नीचे आते रहे और कहीं 4 अरब डॉलर के करीब आ गए। अब एक आई थिंक सिचुएशन तब्दील होना शुरू हुई है और वो इस तरह से है कि IMF का अगर प्रोग्राम हो जाता है, जो कि आज कभी उम्मीद है कि बोर्ड की अप्रूवल आ जाएगी, तो हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे बेहतरी की तरफ। आई थिंक ये है एक ओवरऑल तनाजुल। इसकी वजह से आपके और भी जो डॉलर्स हैं जो कि स्टक अप थे फेंडी कंट्रीज़ के कमर्शियल, ये सब रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। इन्फ्लेशन जो है वो अभी बढ़ी हुई है, ये लोगों के लिए एक तकलीफ दे बात है। इसको कम करने के लिए हमें सप्लाई साइड को भी बेहतर करना है, कुछ डिमांड को भी कंट्रोल किया जा रहा है, पॉलिसी रेट हाई है, बट लोगों के लिए अभी दिक्कत जो है वो इतनी जल्दी आई थिंक ओवरकम करने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी। अच्छा खाकान साहब, हुकूमत ने जिस तरीके से IMF की तमाम शराइत को मान लिया है, सरखम तस्लीम कर लिया है, तो यही अगर काम करना तो हुकूमत पहले कर लेती। हमें इतनी मुआशी तबाही का सामना ना करना होता, हम इतने पीछे ना जाते, हमारे फिगर्स इतने आउट ना होते, हम शायद कुछ बेहतर सर्वाइव कर लेते अगर हम IMF के प्लान को पहले ही एक्सेप्ट कर लेते। आप नहीं समझते कि ये हुकूमत का एक बड़ा ब्लेंडर है? देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क जब एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंज में आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, IMF के अलावा कोई और आपके पास इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको इस मुश्किल से निकाल सके।
IMF इज द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट या डॉक्टर ऑफ द ICU। आपकी बात दुरुस्त है, अगर नवंबर में ये रिव्यू हो जाता तो शायद हालात उस वक्त से ही थोड़ा मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू कर देते, बट चूंकि बहुत सी मुश्किलात आई जिसमें हम कुछ फैसले वक्त पर ना कर सके, कुछ एक्सचेंज रेट के मसाइल, कुछ टैक्स के मसाइल, इस सब को देखते हुए आपकी बात दुरुस्त है कि डिले हैज़ हर्ट, बट चलें अब एक बेहतर पैकेज हुकूमत ने निगोशिएट किया है। सिर्फ 9th रिव्यू की कंप्लीशन नहीं है, ये इलेक्शन साइकिल जो है वो भी शायद आपका गुजर जाएगा। सो दैट्स द पॉजिटिव साइड जिसको हमें देखना चाहिए। अच्छा खाकान साहब, टैक्स टारगेट 9,200 अरब रुपए रखा था, फिर इसको बढ़ा के 9,415 अरब रुपए कर दिया। अशफाक तोला जो वजीर मुमलिकत हैं बराए रेवेन्यू, वो कहते हैं कि हम 9,000 अरब रुपए बासानी जमा कर लेंगे। बाकी जो ये जो टैक्स है 415 अरब रुपए का, ये हम कैसे इसका जो डेफिसिट है उसको कंप्लीट करेंगे? पहले भी हमने अपना टारगेट मिस किया है टैक्स का। टैक्स चोरी जो है वो रूज पे पहुंच रही है, स्मगलिंग कल्चर हमारे मुल्क में बढ़ रहा है, कैसे होगा ये सब? देखिए आई थिंक 9,000 सवा 9,000 पे हम पहुंच जाएंगे। बहुत से नए टैक्सेस 438 अरब के तो सिर्फ बजट में नए टैक्सेशन आई है, बिल्कुल, तो उसका इफेक्ट होगा, कुछ आपकी ग्रोथ का इफेक्ट होगा, कुछ इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं अगर 7,200 पे हम ख़त्म कर रहे हों तो तकरीबन अगर इन्फ्लेशन 21% के करीब रहे की जो अगर इन्फ्लेशन 21% होती है, अगर इन्फ्लेशन 21% पे होती है, ये मेरा ख्याल है इतनी ऐसे ही लग रहा है, बिकॉज अभी जो कीमतों का बढ़ना है वो इसी तरफ दिखाई दे रहा है। तो 9,000 के करीब पहुंच जाएंगे। आपके नए टैक्सेस अगर ऐड करूं मैं 400 के तो 9,400 के करीब पहुंच जाएंगे। सो ओवरऑल ये इतना शायद डूएबल होगा, बट इससे ज़्यादा हमें ये करना है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, हमें वो सारे काम करने हैं जो हमारे लिए कलीदी हैं। आई थिंक उस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। IMF का प्रोग्राम ज़रूर कंप्लीट करें जिसमें अभी एंटर किया है। आई थिंक ये एक ओवरऑल तनाजुल है इस वक्त मुल्क का। अच्छा खाकान साहब, रिफाइनरी सेक्टर में भी बैरूनी सरमाकारी आने की बातें हो रही हैं। सऊदी अरब और UAE जो है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आप समझते हैं कि ये एक अच्छा हमारे लिए टर्निंग पॉइंट होगा कि हम रिफाइनरी सेक्टर को बेहतर कर लें? फिर हमारे कार्गो की इंपोर्ट्स हो रही है रशिया से, फिर बार्टर ट्रेड सिस्टम, आप समझते हैं कि हुकूमत ने लाइन ड्रॉ करनी शुरू कर दी है, आगाज़ हो गया है? देखिए हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान आए थे 2019 में। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2023 में। उन्होंने तब भी रिफाइनरी की गुफ्तगू की थी। ये पॉसिबल है, मुल्क में ऐसा किया जा सकता है, ये एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसकी तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए। ये जो डिलेज़ हैं उनको ओवरकम करने के लिए हमें अपने प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को बेहतर करना है। अभी आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट काउंसिल का भी क़याम हुआ है, उसका भी यही मतन है कि हम किसी तरह अभी सर्कमवेंट कर सकें इतने मुश्किल जो प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ हैं हमारे मुल्क की, और हम आगे बढ़ सकें, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकें। क्योंकि अभी तक हमने जितनी गुफ्तगू की है पिछले चंद महीनों में, इसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ रहा है इस बात से कि हम किसी तरह अपनी ये जो डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हासिल कर सकें। अब हमें आगे बढ़ना है कि हम किसी तरह नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी ले सकें। सो आई थिंक दैट इज़ पाकिस्तान्स फ्यूचर। अच्छा खाकान साहब, हमने पहले तो कभी नहीं देखा कि IMF ने इतनी सख्त शराइत रखी हों किसी भी मुल्क के सामने। पाकिस्तान के सामने सख्त शराइत रखी, पाकिस्तान ने लेटर ऑफ इंटेंट भी दे दिया और राम भी कर दिया IMF को। फिर IMF उसके बावजूद पाकिस्तान आया और सियासी जमातों से अलग अलग मुलाकातें की, ये भी हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो आप नहीं समझते कि अब मईशत के अलावा हुकूमत को कोई सियासी पॉलिसी भी बनानी होगी ताकि मुल्क स्टेबल हो सके और आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो सके? देखिए पाकिस्तान चूँकि इस वक्त हालात बहुत सवियर हैं, सो रिस्पॉन्स भी उतना ही सवियर होना चाहिए। इसलिए आई थिंक IMF हैज़ बीन टफ, और ये एक फीलिंग हुई है पाकिस्तान में। हमें बिजली की मद में, फिस्कल की मद में, बजटिंग की मद में बहुत ही टफ मेजर्स लेने हैं ताकि हम इस चीज़ से निकल सकें। और टफ मेजर्स लेने के लिए हमें IMF से के साथ रहना है, पर ख़ुद भी वो चीज़ें जो हैं वो करनी है। ये चूँकि बहुत लैग से मेजर्स आ रहे होते हैं, यानी कि अगर हम गैस की कीमत बढ़ा रहे हैं तो उसमें कई महीने गुजर चुके हैं, मतलब आई थिंक 28 महीने बाद बढ़ाई है। सो आपको लगता है कि IMF इज़ बीइंग टफ।
बट अभी इसको निगोशिएट बेहतर किया जा सकता है, हमेशा किया जा सकता है, बट अभी हमें जो सवियर मेजर्स एक्सचेंज रेट पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे, फिस्कल पे है वो लेने हैं ताकि हम फंड के प्रोग्राम में रह सकें। अभी तो स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ है, अभी तो असल एग्रीमेंट नई हुकूमत से होगा। खाकान साहब, आप नहीं समझते कि हम लोग जो अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं मुकामी सतह पर, अगर IMF आइंदा आने वाले दिनों पर इन्हीं पर टैक्स लगाने की बात कर दे, यानी मजीद टैक्स ऐड ऑन करने की बात करे, और फिर उसने इशारा दे दिया कि आप इसे इन सेक्टर्स पर लगाएं, जैसे ज़राअत का सेक्टर हो गया, IT का सेक्टर हो गया, या इंटरेस्ट रेट को मजीद बढ़ाएं, तो आप नहीं समझते कि हम लोग तो जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो हमारी डैमेज हो जाएंगी, और फिर IMF के प्लान में जब हम जाएंगे तो नई बड़ी रकम लेने के लिए जाएंगे तो मजीद टैक्सेस ऐड और होंगे, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान को एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाना पड़ेगा, और ये तब होगा जब एक नई हुकूमत आएगी। अभी कोशिश हमें ये करनी है कि ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो कि 9 माह का है इसको कंप्लीट करें ताकि हम इलेक्टोरल साइकिल को राइड आउट कर सकें। उसके बाद हमें ज़रूर एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो 3 साल की है उसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा और उसमें जाना पड़ेगा ताकि हम वो सारी रकूम जो है वो हासिल कर सकें जो हमें आने वाले 3 साल में ग्रॉस फाइनेंसिंग में चाहिए, जो तकरीबन $25 अरब हर माह की हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो इन्फ्लेशन रेट मुख्तस किया है बजट में वो अचीव कर लेगी? क्योंकि पिछली दफ़ा जब बजट में महंगाई की शरह को रखने की जो बात की जा रही थी वो हम उसी महीने हमने उसको जो है वो पार कर लिया था, हम नहीं हासिल कर पाए थे वो टारगेट। इस दफ़ा जो रखा है 21% हम अचीव कर लेंगे? देखें, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, मेजर्स भी इन प्लेस हैं, सो हम आगे ज़रूर इसमें बढ़ सकते हैं। आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, मौशी तज्जियाकार, आपने अपनी कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, खाकान साहब का भी यही कहना था कि पाकिस्तान को ऐसी मौशी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जिससे मुल्क आगे जाके तरक्की कर सके। स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो चुका है IMF का पाकिस्तान के साथ, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद एक बार फिर से IMF के पास जाना पड़ेगा पाकिस्तान को, और अगर उस सूरत में IMF डू मोर का मुतालबा करता है, यानी कि नए टैक्सेस ऐड ऑन करने का मुतालबा करता है, तो पाकिस्तान के लिए उस वक्त क्या वो पॉसिबल होगा? और महंगाई की शरह ऑल टाइम हाई है, अगर उस सूरत में टैक्सेस मज़ीद लगाए जाते हैं तो गरीब आवाम कहाँ जाएगा, और गरीब आवाम के लिए क्या रिलीफ हुकूमत देगी, ये फ्यूचर में पता चलेगा। इसी के साथ ही मुझे और नुमाइंदा खुसूसी हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।